नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता। बस्ती चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर देव राय ने हाल में ही अमर उजाला अखबार को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर रहे वे साल 2030 तक दिवालिया हो सकते हैं। इसको लेकर कर्मचारी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2005 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर नई पेंशन व्यवस्था लागू किया था। इसके बाद से लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। हर चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा गर्म होता है। हालांकि पुरानी पेंशन खत्म करने वाली सरकार बहुमत के साथ चुनाव जीत जाती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब में सरकारें ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है। 2005 से पहले जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन किया था उन्हें सेवानिवृत्त होने पर एक फिक्स पेंशन राशि का लाभ मिलता था। ये राशि कर्मचारी की सर्विस ज्वाइन करने के समय नहीं बल्कि सेवानिवृत्त होने के समय जो सैलरी होती थी उस पर तय होती थी। इतना ही नहीं, रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाता था। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की सुविधा रिटायरमेंट के समय जीपीएफ निकासी पर आयकर में छूट, ग्रेजुटी लाभ जैसी कई सुविधाएं दी जाती थी। पेंशन के लिए वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाती थी। नई व्यवस्था में वेतन से 10% के साथ डीए की कटौती होती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है जबकि नई पेंशन में यह व्यवस्था नहीं है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है जबकि नई पेंशन शेयर बाजार पर आधारित है। जीपीएफ के बाजार पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता जबकि शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। नई पेंशन व्यवस्था में ऐसी तमाम कमियां हैं जिसको लेकर कर्मचारी आए दिन आंदोलन करते हैं। आइए सुनते हैं शिक्षक नेता संजय द्विवेदी तौवाब अली को। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार परिषद जो है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर देव राय। डॉक्टर देव राय का अभी हाल ही में पुरानी पेंशन को लेकर के एक कमेंट आया है कि जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे वो साल 2030 तक कंगाल हो जाएंगे। और आप शिक्षक नेता हैं, पुरानी पेंशन को लेकर के आए दिन संघर्ष करते रहते हैं, आपका क्या कमेंट है? सर, केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर देवराय जी के बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पुरानी पेंशन योजना जो वर्तमान में देश की जो जीडीपी का ग्रोथ है, ऐसी परिस्थितियों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का हक है, कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है कि कोई भी कर्मचारी 60 साल 62 साल की सेवा करके जब वो रिटायर होता है तो पेंशन के जरिए वो एक सम्मानजनक जीवन जी करके वो अपना घर परिवार चलाता है। एनपीएस इस देश में जब आया 1 अप्रैल 2005 के बाद, एनपीएस को लेकर के इतनी भ्रांति रही है कि उत्तर प्रदेश का अगर मैं उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के बाद से लागू एनपीएस हमारे यूपी में 2016 से लागू हुआ है। और आज भी जो भी कर्मचारी 2005 से नियुक्ति पाए थे उनका 2016 तक के बीच का एनपीएस की रिकवरी आज भी सरकार नहीं कर पाई है। एनपीएस को लेकर के इतनी भ्रांति है कि एनपीएस में जो हमारे सैलरी का 10% कट रहा है, सरकार 14% हमें उसका अपना अंशदान दे रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये किस दशा में है, हमको कुछ नहीं पता है। हम एनपीएस के पैसे से लोन नहीं ले सकते, अपने कोई ज़रूरत के काम नहीं कर सकते और एनपीएस का पैसा जो हमारा कट रहा है रिटायरमेंट के बाद हमें मिल भी नहीं रहा है। एनपीएस को लेकर के इतनी अनिश्चितता का वातावरण है, कर्मचारी को समझ में नहीं आता। और जो कस्टोडियन हमारे डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट अफसर हैं, अकाउंट सेक्शन के हमारे क्लर्क संपर्क के कर्मचारी, उनको पता नहीं है साहब कि एनपीएस से कैसे लोन मिलता है, एनपीएस से कैसे कटौती होती है। तो हमारा ये कहना है कि एनपीएस योजना को पूर्णतः बंद करिए और पुरानी पेंशन योजना को लागू करिए, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना भीख नहीं है। 60 साल 62 साल तक हम देश की सेवा के लिए एक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, समाज, देश और सरकारों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद में सरकारों की जिम्मेदारी है हमें एक बेहतर जीवन दे। वरना अगर हम पेंशन नहीं पाएंगे तो हमारी एवरेज आयु कम हो जाएगी और रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में हम अपने बच्चों पे आश्रित हो जाएंगे। और आप कल्पना करिए कि बुढ़ापे के 60 साल 65 साल का व्यक्ति जब घर जाएगा और उसके हाथ में उसकी जो दैनिक दिनचर्या चालन करेगा,
इसलिए मैं कहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर के इस देश में एक दिन क्रांति आएगी और देश के सभी विभागों के कर्मचारी एक दिन मिलकर सड़क पर उतरेंगे और इन सरकारों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विवश करेंगे और तब जाकर के सरकारें इस योजना को लागू करेंगी। एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बहुत सारी ऐसी स्कीमें चला रही है, लोगों को रेवड़ी की तरह मुफ्त में पैसे बांट रहे हैं। अगर आपको ये सब सारे काम करने के लिए पैसे आपके पास हैं तो कर्मचारियों को, जो बहुत थोड़े से हैं, किसी देश की जनसंख्या के 1-2%, 3% कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आपके पास बजट नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा सरकार ऐसा प्रावधान करे कि पुरानी पेंशन योजना इस देश में लागू हो। अभी भारत सरकार ने टैक्स की नीति नहीं लाई है। टैक्स की जो व्यवस्था है, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टैक्स की वर्तमान सिचुएशन क्या है। तो हमारी कमाई का लगभग 1.5 महीने की सैलरी फरवरी महीने में हम टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम देश के विकास में इतना योगदान दे रहे हैं तो साहब हमें बुढ़ापे में एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आप पुरानी पेंशन दे दीजिए हमको। और ये हम नहीं कह रहे, ये देश के भारत सरकार के और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों की आवाज़ है। एक स्वर में इस बात को लेकर के सभी कर्मचारी सहमत हैं कि पुरानी पेंशन योजना इस देश में पुनः लागू होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर देवराय का अभी कमेंट आया है हाल ही में पुरानी पेंशन को लेकर जी। उन्होंने कहा है कि जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे वो साल 2030 तक कंगाल हो जाएंगे। और आप अटेवा के जिला संयोजक हैं तवाब अली जी, आप अक्सर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लड़ते रहते हैं जी। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? सर, मैं इस बयान को सिरे से खारिज करता हूं। मैं समझता हूं ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायकगण हैं, अगर उनके परिवार के लिए, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था है जो कि वास्तव में जनसेवक हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के पास इतना अर्थ इन छोटे भाग कर्मचारियों के लिए भी होना चाहिए। आप सर, बहुत सोचने की बात है कि उनका परिवार जब वो अपना ब्यौरा देते हैं चुनाव लड़ते समय तो करोड़ों में, अरबों में होते हैं, विभिन्न व्यवसाय होते हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, अभी उनके परिवार के पेंशन को जो 2016 से पहले एक्सपायर हुए हैं, 25,000 प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की गई है। इस बात के लिए सरकार के पास अर्थ है। उनको एक ही व्यक्ति को, अगर वो विधायक है तो विधायक का पेंशन, वो सांसद है तो अलग सांसद का पेंशन, वही व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री का पेंशन, एमएलसी हो गया तो एमएलसी का पेंशन। एक ही व्यक्ति को अगर 4-4 पेंशन देने के लिए सरकार के पास अर्थ की व्यवस्था है तो कर्मचारियों को भी देने के लिए पेंशन की व्यवस्था है। बस ज़रूरत है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो बड़ा दिल दिखाएं। जिस तरह से झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल में सरकार ने बड़ा दिल दिखाकर कर्मचारियों को पेंशन दिया, और न केवल पेंशन दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल के, उन्होंने ये कहा कि पुरानी पेंशन देने में नए पेंशन की अपेक्षा हमारे ऊपर भार भी कम पड़ रहा है। इस चीज से भी उनको सीख लेनी चाहिए। अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे पैसे को शेयर बाजार में लगा करके कंपनियों में डुबोने के लिए लगे हुए हैं। ये कर्मचारी यही मानेगा इस बात को। तवाब अली जी। जी सर। आप ओपीएस को एनपीएस से बेटर कैसे मानते हैं? सर, ओपीएस एनपीएस से बेटर है ये मैं क्या, ये देश का हर शिक्षक कर्मचारी कह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साथी दुर्भाग्य से 2005 के बाद, 2004 के बाद नियुक्त हुए, लेट नियुक्त हुए और एनपीएस से रिटायर हो रहे हैं, सर उनके आंकड़े उठाकर अगर आप देख लेंगे तो उनके जो पेंशन बन रहे हैं, अभी हमारे यहाँ बहुत फेमस हुआ था सोशल मीडिया पर भी कि 80,000 वेतन का 800 रुपये पेंशन। सर ऐसे ही लोगों के पेंशन 500, 1300, 1200। सर ये सोचने का विषय है कि हमारे देश में हमारी सरकार
तमाम तरह की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देती है, वो भी हज़ारों में होता है। और हम अपना एनपीएस 10% अपने मूल वेतन का कटवाएं, सरकार उस पर खुद 14% अंशदान दे, और उसके बाद अगर शेयर मार्केट से निकलने के बाद हमारा पेंशन जो एनपीएस के तहत अगर 1000 रुपये 1200 रुपये बनता है, तो मैं समझता हूँ सर, ये इससे बड़ी लूट, इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए दूसरी और कोई नहीं हो सकती। साथ ही साथ अगर ओपीएस की बात करें सर, तो ओपीएस में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मूल वेतन का हमें जो है आधा मिलता है, और साथ ही साथ उस पर समय समय पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महंगाई भत्ते, इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ते वगैरह भी हमको मिलते हैं सर। उसमें हमको इतना मिल जाता है जिससे हमारा बुढ़ापा आसानी से कट जाता है। जबकि एनपीएस का पैसा सर, ये खुलेआम सब लोग जानते हैं कि वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, और शेयर मार्केट में अभी हाल में देखा आपने, अडानी ग्रुप में भी हमारे एनपीएस का जो शेयर एलआईसी में लगा हुआ था वो अडानी ग्रुप में लगा हुआ था। आप सोचिए सर, अगर एशिया के आर्थिक रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति के निवेशकों का पैसा डूब सकता है, तो सर हमारे एनपीएस की क्या औकात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, आगाह करता हूं कि हम कर्मचारियों का बुढ़ापा बचा लीजिए, हमको संभाल लीजिए, हमारे पैसे को बचा लीजिए, शेयर मार्केट से निकाल करके हमें पुनः वही पुरानी वाली पेंशन दे दीजिए, वरना हम लोगों का बुढ़ापा बुरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।